जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम होता है CO को पढ़ेंगे कैल्शियम, SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट, हाफ को पढ़ेंगे हेमी और H2O को पढ़ेंगे हाइड्रेट। इसका नाम हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। अब समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो देखो, ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं जिप्सम से। किससे बनाते हैं? जिप्सम से। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। उसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको? जल, ठीक है। देखिए, इन दोनों का प्लस कीजिएगा 1/2 + 3/2 को, तो आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 है, आपको 2 मिल जाएगा। इन दोनों को आपको हल करेंगे, आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि इसका उपयोग क्या है। देखिए, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। मेरी हड्डी टूट गया है, उसको जोड़ने में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड है, खिलौना बनाने में, मूर्ति बनाने में, है ना, किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट में लिखा गया है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, है ना, यदि वो जल के संपर्क में आएगा, है ना, तो ये क्या करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। क्या बना देगा? जिप्सम। यानी कहने का मतलब है इस अभिक्रिया का अपोजिट, ठीक है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को, है ना, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ यदि संपर्क कर गया, है ना, तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है? कठोर होता है ना। ये पूरा टाइट हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है। और जिप्सम का इस्तेमाल जो होता है ना, सीमेंट के, है ना, निर्माण में भी हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्योंकि जिप्सम क्या करता है? सीमेंट को कठोर बनाने में हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, ठीक है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेरिस जो है ना, उसमें जिप्सम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है ना। और आपको पता है कि जिप्सम से ही क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो जिप्सम सबसे अधिक कहाँ मिलता है? पेरिस में, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में, है ना। तो आइए समझते हैं pH स्केल होता क्या है। देखिए, यह एक सार्वत्रिक सूचक है ना। pH स्केल क्या है? एक सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक का मतलब ये होता है कि इसको बहुत से सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। इसका क्या काम है? यह किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है ना। मतलब कौन सा विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना अधिक है या कितना कम है, उसको वो मापता है। कौन? pH स्केल, ठीक है। तीसरा क्या है? अम्लीय या क्षारीय विलयन की जांच करता है। माने विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, उसको भी पता लगाता है। कौन? pH स्केल, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? विलयन कितना प्रबल या दुर्बल है, इसकी जानकारी देता है। माने विलयन कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, इसकी भी जानकारी हमको किससे मिलता है? pH स्केल से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर pH स्केल का एक फिगर बनाया गया है ना, चित्र बनाया गया है। इसको समझते हैं, है ना। इसका परास कितना से होता है? 0 से लेके 14 तक इसका परास होता है, ठीक है। यदि pH का मान 7 आया, pH का मान कितना आया? 7, तो उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन। और pH मान यदि 7 से कम है, 7 से क्या है? कम है, तो उसको बोलेंगे क्या? अम्ल। क्या पढ़ेंगे उसको? अम्ल। 7 से कम आएगा तो अम्ल बोलेंगे, ठीक है। और 7 से ज्यादा आएगा तो उसको बोलेंगे क्षारीय। क्या पढ़ेंगे उसको? क्षारीय, ठीक है। तो क्या बोले? 7 आए, pH का मान 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षारीय, ठीक है। और आइए समझते हैं, 7 से pH का मान 7 से जितना कम आएगा, 7 से जितना क्या आएगा? कम आएगा,
हाइड्रोजन आयन उतना क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। 7 से जैसे से आप कम की ओर जाओगे हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और 7 से जैसे से आप क्या जाओगे, आगे बढ़ोगे, 7 से ज्यादा जाओगे, है ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, बढ़ेगा। अब स्टूडेंट नोट में यहाँ कुछ बातें लिखी गई है, आइए उसको समझते हैं। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7, यानी ये क्या है, आपका उदासीन है। हम लोग के खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी हम लोग का खून क्या है, आपका क्षारक है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान होता है 10 और इसका सूत्र होता है MgOH का होल 2, ठीक है, यानी ये भी एक क्या है, आपका क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान होता है 14, ये भी क्या है, आपका क्षारक है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि हम लोग के डेली लाइफ में, है ना, पीएच का क्या महत्व है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है, हमारा शरीर 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का शरीर तभी अच्छा से काम करेगा जब पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, है ना। यानी वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यानी एक पौधा, है ना, अच्छा तभी उगेगा, है ना, जब उसका पीएच मान 7 के करीब हो। यानी ना तो ज्यादा वो अम्ल हो ना ज्यादा क्षार हो, 7 के करीब उसका पीएच मान होना चाहिए, ठीक है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है ना। हम लोग के मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वो जब अम्ल बनाना शुरू कर देता है ना, तो हम लोग का दांत क्या होने लगता है, सड़ने लगता है ना। और ये दांत तभी सड़ेगा जब पीएच मान कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तब दांतों में सड़न शुरू हो जाता है ना। दांतों का सड़ना ही बोलते हैं क्या, क्षय, है ना। क्षय का मतलब होता है सड़न, ठीक है। तो दांतों का सड़न तब कब स्टार्ट होगा, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। यानी लवण आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या मिलेगा, आपको लवण मिलेगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो देखिए, अम्ल और क्षारक इन दोनों का अभिक्रिया आपस में करा दीजिए तो मिलेगा लवण और जल। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में और एक चीज होता है कि अम्ल और क्षारक आपस में जैसे अभिक्रिया करता है तो ये दोनों ही एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं। समझ में आ गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये अम्ल है और ये क्या क्षारक है। ये जैसे अभिक्रिया करेगा तो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल, इसी को बोलते हैं साधारण नमक। इस सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, साधारण नमक, है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है ना। तो इस क्लोर का मतलब हुआ क्लोरीन और क्षार का मतलब हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है ना। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड और जल इन दोनों का आपस में मिलाइए तो उस विलयन को बोलते हैं लवण जल। उस विलयन को क्या बोलते हैं, लवण जल। और इसमें आप करंट डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, करंट मतलब विद्युत, उसमें विद्युत प्रवाहित कर दीजिए। जैसे ही विद्युत प्रवाहित करेंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, है ना। क्योंकि इस अभिक्रिया में एगो क्लोरीन और एगो क्षार मिला है,
इसलिए इसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो समझ में आ गया होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है।